ज्ञान गोदावरी संस्थान के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पहले जो चर्चा मैंने की थी पीजीटी और टीजीटी के लिए, नामकरण की समस्या और हिंदी साहित्य का इतिहास। एक बात बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, उसे ध्यान भी रखिएगा। सवाल दो तरीके के आते हैं, इसे सदैव ध्यान रखिएगा। कुछ सवाल आते हैं सूचनात्मक, जिसे अक्सर आप गाइड में, मैगजीन्स में, नोट्स में आप देखते हो। उदाहरण भी मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी, कब लिखी, इस तरीके के सवाल। लेकिन मैक्सिमम सवाल इस बार जो प्रश्न पूछने के तरीकों में जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें मैक्सिमम सवाल चिंतन परक आएंगे, विचार परक, कॉन्सेप्चुअल जिसको कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि इसी परीक्षा को जेआरएफ की तैयारी करने वाला बच्चा भी दे रहा है, तो ध्यान रहे उसके स्तर तक आपको अपने को ले जाना है। इसके पहले आधुनिक काल और नामकरण की समस्या पर बात करते हुए मैंने आपसे कहा था कि नामकरण के 3 आधार हैं: काल, 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 व्यक्तित्व। सबसे पहले काल, व्यक्तित्व और प्रवृत्ति। या आप ये भी कह सकते हैं कि काल, प्रवृत्ति और व्यक्तित्व। काल के आधार पर पूरे हिंदी साहित्य का नामकरण 3 स्तरों पर किया गया: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में प्रवेश करते हुए उस दिन मैंने चर्चा किया था आपसे कि जैसे ही आधुनिक साहित्य के प्रवेश द्वार पर आप खड़े होते हैं, जिस बड़े और विराट व्यक्तित्व से आपका सामना होता है वे हैं भारतेंदु, हरिश्चंद्र। ध्यान रहे, बड़ी कम उम्र में इन्होंने हिंदी साहित्य को इतना अधिक दे दिया कि इनके व्यक्तित्व के आधार पर नामकरण किया गया, जिसको आधुनिक काल का प्रथम उत्थान कहते हैं, भारतेंदु जी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि साहित्य के स्तर पर क्या है। मैंने कहा प्रश्न बनाते चलिए और विषय के अंदर प्रवेश करते चलिए। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि है गद्य से हमारा स्वतंत्र परिचय होता है। क्या होता है? गद्य से हमारा स्वतंत्र परिचय होता है। इसके पहले आदिकाल से लेकर के और रीतिकाल तक आप देखते हैं कि साहित्य में काव्य केंद्र में रहा है। छुटपुट गद्य लिखे गए, लेकिन उनको आप ये नहीं कह सकते कि गद्य का स्वतंत्र विकास, यानी साहित्य में काव्य ही प्रमुख रहा है।
लेकिन आधुनिक काल में जैसे आप पहुंचते हैं, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे जनमानस की चित्तवृत्ति बदलती है, वैसे वैसे साहित्य का इतिहास बदलता चला जाता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्वयं का मानना है। तो आधुनिक काल में जब आप प्रवेश करते हैं तो फिर दो संस्कृतियां आमने सामने होती हैं, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। हिंदी साहित्य के विकास में को देखें आप तो, इतिहास के विकास को आप देखें तो, और भारत के सांस्कृतिक विकास को आप देखें तो, दो बार ऐसा हुआ है जब हमारा देश सांस्कृतिक टकराहट के दौर से गुजरा है और आवश्यकता पड़ी है सांस्कृतिक संवाद की। पहली बार मध्यकाल में मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति, ये दो संस्कृतियां आपस में टकराई और इन दोनों के बीच संवाद का सेतु तैयार करता हुआ हमारे सामने भक्ति काल आया, जहाँ कबीर मिले आपको, सूर मिले, तुलसी मिले, जायसी मिले। ठीक है, मैंने कहा कि आधुनिक काल में भी यही टकराहट हमारे सामने आती है, लेकिन ये टकराहट दूसरी थी। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य चिंतन और भारतीय चिंतन। वास्तव में देखा जाए तो ये आस्था और अनास्था का संघर्ष था। हमारा देश परतंत्रता के जाल में लगातार उलझता जा रहा था। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत थी, ध्यान से इस वाक्य को सुनिएगा, ऐसे में सबसे बड़ी हमारी जरूरत थी आम जनता से सीधा संवाद कैसे करें, आम जनता तक हम ये बात कैसे पहुंचाएं कि साम्राज्यवादी शक्तियां, ये अंग्रेज हमारे देश का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण कर रहे थे। आम जनता तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए, ये चुनौती हमारे सामने थी। ध्यान रहे, जनता से सीधा संवाद करने में, आम आदमी से सीधा संवाद करने में काव्य उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि गद्य। ऐसी और इन परिस्थितियों को देखते हुए पहले से बहुत क्षीण धारा जो गद्य की चली आ रही थी, यहां महत्वपूर्ण हो गई। तो मैंने आपसे दो चीजें बताई कि सबसे बड़ी उपलब्धि रही गद्य से हमारा स्वतंत्र परिचय और भाषा के स्तर पर खड़ी बोली का, कह सकते हैं कि महत्व बढ़ना। दो चीजें ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली का महत्वपूर्ण होना और गद्य से हमारा परिचय, ये दोनों आधुनिक काल की बहुत बड़ी देन है, जिसके प्रवेश द्वार पर आप खड़े हैं भारतीय ऋषि। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, उपन्यास भी लिखे, और नाटक के स्तर के लिए तो आप कह सकते हैं कि पहला समय था जब गद्य संवाद के रूप में हमारे सामने आया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, कितने नाटक इन्होंने लिखे, इस काल में कितने नाटक लिखे गए, किसने किसने लिखे, कौन कौन से उपन्यास थे, कौन कौन सी कहानियां थीं, इसका पीडीएफ आप तक पहुंचेगा, जो कि सिर्फ सूचनात्मक है। उसको याद करना या रटना है बस सिर्फ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेमोरी बेस्ड नहीं होते, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर चिंतन परक ढंग से देखा जाए तो गद्य से हमारा परिचय हुआ। जागरण काल इसीलिए भारतीय काल को कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग में। मैंने पहले चर्चा किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने बताया था आपको कि 1903 में जब सरस्वती पत्रिका के वे संपादक बने,
तो उन्होंने सबसे पहले गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली के प्रयोग पर जोर दिया। खुलकर कहा उन्होंने कि दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होना चाहिए। हे कविते शीर्षक निबंध में उन्होंने इस बात को उठाया। आधुनिकता और परंपरा का समन्वय भी उन्होंने समन्वय करने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की। मैंने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा आपसे किया था। अब आते हैं हम प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण जो हुआ छायावाद। एक बड़े और आत्मीय संसार में हम प्रवेश करते हैं द्विवेदी युग के बाद। आपसे अगर कोई पूछे प्रश्न के रूप में, आपके सामने अगर कोई रखे कि हिंदी साहित्य के विकास का वो कौन सा समय था जब साहित्य में समाज के स्थान पर व्यक्ति महत्वपूर्ण हुआ, उसका अंतर जगत, उसका अंतर तनाव महत्वपूर्ण हुआ। ध्यान रहे, छायावाद के पहले साहित्य सिर्फ समाज की बात करता था, यानी स्थूल जगत की बात करता था। छायावाद में जब हम पहुंचते हैं, छायावाद की पहली प्रवृत्ति है वैयक्तिकता, यानी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से साहित्य के केंद्र में आया। आप यह भी कह सकते हैं कि समाज का स्थानापन्न बना। तो अगर ये सवाल उठता है तो सीधे सीधे आप कहेंगे छायावाद में समाज के स्थान पर व्यक्ति महत्वपूर्ण हुआ। दूसरा सवाल, नामकरण के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। दूसरा सवाल अगर कोई आपसे पूछता है कि वह कौन सा समय था हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास में जहां प्रकृति का स्थूल चित्रण नहीं, उसका संवेदनात्मक चित्रण किया गया, सूक्ष्म चित्रण किया गया। ध्यान रहे बेटा बच्चों कि वो छायावाद था। तीसरा सवाल अगर कोई करे आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास का वो कौन सा काल था जब समाज में, जीवन में नारी की एक स्वतंत्र भूमिका को पहचाना गया। वह सिर्फ पत्नी है, इस दायरे से बाहर आया गया। उसके आंतरिक गुणों को पहचाना गया। वो कौन सा समय था? छायावाद। तो इस तरीके से कुछ सवाल ऐसे हैं जो एकदम से अचानक आपके सामने प्रश्न बनकर आएंगे, तब आप सोचेंगे कि हमने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि छायावाद की शुरुआत किसने की, छायावाद कहाँ से शुरू हुआ, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्रमशः रखी जाएंगी, लेकिन हम आपसे परीक्षा में होने वाले परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं। कैसे आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके हाथ में प्रश्न पत्र होगा और बदले हुए सवालों की भूमिका आप देख रहे होंगे। छायावाद के बाद हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। प्रगतिवाद आता है। आपसे कोई सवाल पूछे कि आधुनिक काल में, सिर्फ आधुनिक काल की बात कर रहा हूं, आधुनिक काल में व्यक्ति के स्थान पर पुनः समाज महत्वपूर्ण हुआ, वो कौन सा काल था? आप बोलिए प्रगतिवाद। आपसे अगला सवाल अगर कोई करता है कि प्रगतिवाद के मूल में क्या है, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के मूल में क्या है? द्वंदात्मक भौतिकवाद। यानी पहली बार कविता में दलित, शोषित, आम आदमी, श्रमिक,
कविता के केंद्र में आया और उसकी आर्थिक विपन्नता हमारे सामने आई। ऐसे में बहुत सारे कवि उभर कर हमारे सामने आए। नागार्जुन आए, जिनको कि प्रगतिवाद का बड़ा ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कहा जाता है और कुछ कविताएं तो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। ये अकाल का वर्णन किया है उन्होंने। तो इस तरीके से आम आदमी कविता के केंद्र में आया, साहित्य के केंद्र में आया। ये छायावाद के बाद का परिवर्तन था। फिर हम आते हैं प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद, प्रयोग शब्द से ही आपको लग रहा है या पता चल जाना चाहिए कि कविता में एक नया परिवर्तन हमारे सामने आया, जहां भावना के स्थान पर बौद्धिकता को महत्व दिया गया। भावना के आधार पर बौद्धिकता को महत्व दिया गया। छायावाद में जहां वैयक्तिकता या यूं कहें कि व्यक्ति के भावुक संसार की बात की गई, वही जब हम प्रगतिवाद में पहुंचते हैं तो अच्छी तरह से देखते हैं कि व्यक्ति और उसका बौद्धिक संसार, वैयक्तिकता और बौद्धिकता महत्वपूर्ण होती है। और इसी समय आपको और डिटेल सनवाइज बताया जाएगा। तारसप्तक नामक एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका निकली। कब निकली थी? प्रयोगवाद में, जिसके संपादक अज्ञेय जी बने थे और 7 कवियों का संग्रह लेकर के वे तारसप्तक आए, तारसप्तक को लेकर आए। और हम लोग पुनः चर्चा करेंगे आगे और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी नामकरण के स्तर तक ही हम अपनी बात को रखेंगे। इसी तारसप्तक के क्रमशः निकलने के चरण में प्रयोग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। अज्ञेय ने इसका प्रयोग किया। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ध्यान रहे, वाद शब्द ऐसा है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्रगतिवाद के मूल में यदि मार्क्सवाद है तो प्रयोगवाद के मूल में क्या है? बौद्धिकता और उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक, या कह सकते हैं कि फ्रायड, एडलर, यूंग जैसे मनोवैज्ञानिक भी आए। और अहम, काम और भय, सामान्यतः ये बात सामने आई कि अहम, काम और भय, ईगो, सेक्स एंड फियरनेस, फ्रायड कहता है। इन कवियों के अंदर भी ये प्रवृत्ति कविताओं में जागी कि व्यक्ति इन 3 चीजों से बना हो, इन्हीं तीनों से संचालित होता है। अहम, काम और भय, ईगो, सेक्स एंड फियरनेस। मैंने कहा कि अहम, काम और भय। व्यक्ति का आंतरिक बौद्धिक विश्लेषण प्रयोगवाद में हुआ। भाषा के क्षेत्र में भी और संवेदना के क्षेत्र में भी कुछ नए परिवर्तन लेकर के प्रयोगवाद आया। व्यक्ति का बौद्धिक विश्लेषण करते हुए कौन से समय में आया? प्रयोगवाद में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितना बड़ा हमारा अहम होता है उतना ही बड़ा या उतनी ही बड़ी
हमारी कामनाएं होती हैं। काम अंग्रेजी में जिसे आप सेक्स कहते हैं, सेक्स इज नॉट ओनली बॉडी रिलेशन, एक बहुत बड़ा शब्द है, विराट शब्द है। इसको उसी बड़े रूप में देखने की जरूरत है। तो जितना बड़ा ईगो होगा उतना ही बड़ा काम होगा, और जितना बड़ा काम होगा उतना ही बड़ा भय होगा। तो इस तरीके से आपने देखा, आदिकाल से लेकर के चलते चलते आप प्रयोगवाद तक पहुंचे। आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और अब एक बिल्कुल एकदम नया शब्द आपके सामने आता है। वो कौन सा शब्द है? नई कविता। मैंने आपसे कहा कि एकदम से नया शब्द है नई कविता। यानी 1950 के इर्द गिर्द का भारत, यानी स्वतंत्रता, आजादी के आंगन में आप प्रवेश करते हैं। कविता में एक नया परिवर्तन होता है, जिसको नई कविता कहा जाता है। इसका नामकरण किया गया नई कविता। अब एक सवाल पैदा होता है कि नई कविता में ये जो नामकरण किया गया, इसमें नया क्या है? नई कविता में नया क्या है? मैंने कहा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल सिर्फ और सिर्फ बाजारू पत्रिकाओं और कुछ सस्ते बिकने वाले नोट्स, सिर्फ सूचनात्मक ही मत रहिए, अन्यथा अचानक आपके सामने चीज़ें आएंगी और आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा कि नामकरण किया गया नई कविता। नई कविता में नया क्या है? वैसे तो नई कविता के जनक के रूप में डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम लिया जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी रहे हों, तारागंज में रहते थे, तो नई कविता का जनक उनको कहा जाता है। नए पत्ते एक पत्रिका निकली, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर जगदीश गुप्त जैसे लोगों ने मिलकर के उस पत्रिका में कुछ नएपन की चर्चा की। मैंने आपसे कहा कि नई कविता में नया क्या है? नई कविता में अगर हम देखें कि नया क्या है, बहुत स्पष्ट है। छायावाद में जहां वैयक्तिकता प्रमुख रही, व्यक्ति केंद्र में रहा, प्रगतिवाद में जहां समाज और समाज का दलित, शोषित, सर्वहारा वर्ग केंद्र में रहा, धीरे धीरे प्रयोगवाद में जहां मिडिल क्लास केंद्र में आया। ध्यान रखिएगा, छायावाद में कि पहली प्रवृत्ति वैयक्तिकता, जब व्यक्ति प्रमुख रहा। प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद में सामाजिकता, आर्थिक शोषण, समाज का सर्वहारा वर्ग, दलित शोषित वर्ग केंद्र में आया। हम प्रयोगवाद में जब पहुंचते हैं तो मध्यम वर्ग और उसका अंतर्विश्लेषण, बौद्धिक अंतर्विश्लेषण महत्वपूर्ण हुआ। समाज, व्यक्ति, बुद्धि, भावना का ये उलटफेर चलता रहा।
नई कविता में जब आप पहुंचते हैं तो इसमें किसी एक को महत्व नहीं दिया गया। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन। नई कविता सारे जीवन की बात करती है। नई कविता सारे जीवन की बात करती है। ये मानती है कि हर व्यक्ति का अपना एक संसार होता है, उसका अपना एक समाज होता है। तो जितना महत्वपूर्ण वह व्यक्ति है उतना ही महत्वपूर्ण उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ अपना समाज भी है, जो कि विश्लेषण की परिधि में आना ही चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप भी समाज की महत्वपूर्ण इकाई हैं। आप अपने को ही देखिए, तो आप हैं तो आपका अपना एक समाज है, आपसे जुड़े हुए लोग, आपका अपना जीवन संसार। तो आपका विश्लेषण बिना उस आपके जीवन संसार की सहायता से या बिना उस आपके जीवन संसार के आपका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और संसार का विश्लेषण बिना व्यक्ति के नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आपको कहना चाहिए कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हम ये देखते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों महत्वपूर्ण हुआ। और खड़ी बोली में भी विभिन्न रंग सामने आए। यहाँ अगर तत्समनिष्ठ शब्दों का प्रयोग होता है तो तद्भवपरक शब्दों का भी प्रयोग होता है, गवई और देशज शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखिएगा कि नामकरण जो भी आदिकाल से लेकर के और 1950 तक पहुँचते पहुँचते जितने भी नामकरण किए गए हैं उनके सबके अपने एक मूलार्थ थे। और वैसे भी आप जानते हैं कि अब तो नामकरण लोग कर देते हैं, पता नहीं कितने निरर्थक नामकरण हैं। लेकिन नामकरण जो होता है, चाहे किसी व्यक्ति का हो और चाहे समाज और साहित्य में होने वाले किसी परिवर्तन का हो, नामकरण यह बताता है कि जीवन में और साहित्य में होने वाला वह परिवर्तन जो है वो कितना अर्थपूर्ण था और कितना अर्थहीन था। इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार में नामकरण एक संस्कार बताया गया है। आपके नामकरण से आप जानते हैं, इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे आप तो कभी कभी आपके नाम से ही आपका साक्षात्कार शुरू हो जाता है। कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है। तो वैसे ही मैंने आपसे कहा कि आदिकाल से लेकर नई कविता तक आप पहुंचते हैं तो जितने भी नामकरण हुए हैं उन सब का अपना एक अर्थ रहा है, और नामकरण का औचित्य उनकी प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। तो हम नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और नामकरण की समस्या, मैंने आपके सामने ये बात रखी और मैंने आपको बताना चाहा कि किस तरीके से किस औचित्य को लेकर के समय समय पर नामकरण किए गए, जिससे अध्ययन में सुविधा भी हो और नाम लेते ही उस काल की प्रवृत्तियों का बोध भी हो। मैं फिर से दोहराऊंगा चलते चलते कि ध्यान रखिएगा, मात्र सूचनात्मक प्रश्नों तक सीमित मत रहिएगा, क्योंकि सूचनात्मक प्रश्न तो आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टीचर खड़ा होकर के आपको सूचनात्मक सवाल लिखवा देगा, किसी की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद 2 किताबें 4 किताबें रख लीजिए। डॉक्टर उमेश राय की किताब ले लीजिए, यही BHU का था लड़का, बहुत बढ़िया लिखा है उसने, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है।
बात खत्म, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात जब कॉन्सेप्ट की आती है, बात जब विचारों के प्रवाह की आती है, जैसे शायद आपको याद होगा कि मैंने एक दिन इसी वीडियो में शेयर किया था कि गोदान का वह कौन सा ग्रामीण गंवई नारी पात्र है जिसने दहेज प्रथा का 1936 में विरोध किया था। शायद प्रश्न सुनकर आप चौंके होंगे। निश्चित रूप से इस तरीके के सवाल आएंगे। वो थी कौन? होरी की बेटी सोना। तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, पेट भर खाने की व्यवस्था नहीं, फिर भी उस छोटे से गांव से उस पुआल भरे बिछौने पर बैठकर सोना दहेज का विरोध करती है। कहती है कि मथुरा को या तो दहेज मिलेगा या सोना मिलेगी। तो इस तरीके के सवालों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप पढ़ते रहिए। कितना लाइक करते हैं, कितना लाइक नहीं करते, ये तो आप पर निर्भर है, लेकिन ये बातें हमारी ध्यान में रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी और हम फिर और कुछ चीज़ों को लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्लानिंग, प्रिपरेशन, देन प्रोडक्शन। बदली हुई परिस्थितियों और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप होने वाले प्रश्न पत्र में परिवर्तन के लिए कृपया तैयार रहें। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्ञान गोदावरी संस्थान उन्हीं चीज़ों को आपके सामने ला रहा है जो आने वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षा में आपको चौंकाने वाले हैं। शायद इसकी तरफ ध्यान बहुत कम संस्थानों का जाता है, सिर्फ सूचनात्मक इतिहास लिखा देंगे, पढ़ा देंगे। हाँ, वो भी है, लेकिन उस 50% सवाल के लिए आपको किसी संस्थान को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो नोट्स तो आप खुद बना सकते हो, खुद कर सकते हो। हम भी आपको पीडीएफ देंगे। लेकिन जिन सवालों की ओर मैंने आपका इशारा किया है, उन सवालों पर ध्यान रखिएगा कि शशि किस उपन्यास की नायिका है। शेखर एक जीवनी, जो अज्ञे ने लिखा था। तो इस तरीके के सवालों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंदर जाकर के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और जब तक सवालों का आपको जब तक विषय के थोड़ा अंदर नहीं प्रवेश किए रहेंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू ऑल।